The next speaker is Sri Ramchandar Jangra. Sir, you have 15 minutes. 15 minutes. Yeah, 15. धन्यवाद मान्यवर। आज भारत के आवर्जन कानूनों के आधुनिकीकरण के ऊपर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के ऊपर बोलने का मुझे मौका दिया है। मान्यवर, सबसे पहले बात यह आती है कि आज ये बिल की जरूरत क्यों है। भारत दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। 2047 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विश्व का प्रमुख राष्ट्र के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। ऐसे हालात में भारत की तरफ पूरी दुनिया का एक आकर्षण बढ़ा है, लेकिन पुराने आवर्जन कानूनों के तहत देश की सीमाओं की रक्षा करने में, देश में घुसपैठ को रोकने में काफी बाधाएं आती थी, इसलिए देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता था। मान्यवर, ये जो विधेयक है, इसमें प्रमुख रूप से भारत में प्रवास के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों, वैध वीजा की अनिवार्य आवश्यकता, प्रवेश से इनकार, भारत में लाए गए यात्रियों के लिए वाहकों पर देयता आदि प्रयुक्त देशों द्वारा अपनाई गई आवर्जन और वीजा नीतियों का एक हिस्सा है। मैं इस संबंध में कुछ अन्य देशों का भी उल्लेख करना चाहूंगा, जैसे बेल्जियम, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड, यूके, कनाडा आदि में प्रवेश से वंचित किए गए लोगों के लिए अपील तंत्र है। वहीं कुछ अन्य देशों में जैसे जर्मनी, अमेरिका आदि में ऐसा कोई अपील तंत्र नहीं है। मान्यवर, उल्लेखनीय है कि दुनिया भर में विभिन्न देश अपनी अप्रवास वीजा नीतियों को तैयार करते समय राष्ट्रीय हितों को विशेषकर उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों का निर्धारण करते हैं। लोगों के बीच में पारस्परिक संबंध बढ़ाने, व्यावसायिक संबंध बनाने, भारत को चिकित्सा, शैक्षणिक, विनिर्माण गतिविधियों का केंद्र बनाने और सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सही उद्देश्यों के लिए विदेशियों की भारत यात्रा को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। लेकिन मान्यवर, राष्ट्रीय सुरक्षा को भी हितों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है और भारत की वीजा और आवर्जन नीतियां इनको उपयुक्त और सही मानदंड के ऊपर देश की सुरक्षा हो सके, उसके लिए भी बनाने आवश्यक था। इसके लिए 2025 के इस विधेयक का सरकार ने प्रावधान किया है। भारत में बड़े पैमाने पर ई वीजा जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। यह सुविधा पर्यटन, व्यापार, सम्मेलन, चिकित्सा और अध्ययन के उद्देश्यों के लिए 169 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस संदर्भ में आवश्यक है कि प्रवास अधिकारी को विदेशियों के दस्तावेज की जांच करने, उन लोगों को प्रवेश से वंचित करने का अधिकार देने जैसी राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और अखंडता, किसी विदेशी राज्य या सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि के लिए अगर खतरा है तो इस विधेयक के माध्यम से हमारे अप्रवास अधिकारी को ये एक अधिकार देने का भी इस विधेयक के अंदर प्रावधान किया गया है। मैं इस संबंध में एक प्रमुख रूप से ज्यादा देशों की नहीं, एक अमेरिका की वीजा प्रणाली का मैं इसमें उल्लेख करना चाहूंगा। मान्यवर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लंबे समय से अपने वाणिज्यिक दूतावास संचालन में एक स्वचालित लुकआउट प्रणाली का उपयोग किया है, ताकि बहिष्कृत व्यक्तियों की पहचान की जा सके। जब कोई आवेदक वीजा के लिए अनुरोध करता है तो वाणिज्यिक दूतावास अधिकारी को विभाग के स्वचालित कंप्यूटर वाणिज्य दूतावास लुकआउट और सहायता प्रणाली के विरुद्ध आवेदक के नाम की जांच करनी होती है। विशेष रूप से वाणिज्य दूतावास अधिकारी ज्ञात अपराधियों और आतंकवादियों के भी तलाश के अंदर रहते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत ही उन्नत प्रणाली अपने देश की वीजा प्रणाली को विकसित किया है। 1996 में अमेरिकन कांग्रेस ने एक त्वरित बहिष्कृत प्रणाली भी शुरू की थी, जो निरीक्षकों को उन सभी विदेशियों को बहिष्कृत करने का आदेश जारी करने की अनुमति देती है जो बिना किसी दस्तावेज, नकली या धोखाधड़ी से प्राप्त अवैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करते हैं। यदि उन्हें इन प्रावधानों के अंतर्गत बहिष्कृत किया जाता है तो विदेशी नागरिक 5 वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका में पुनः प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस किस्म का भी उनके वीजा के नियमों के अंदर प्रावधान है। लेकिन मान्यवर,
कुछ ऐसे नियमों में ढील के कारण हमारे देश में एक घुसपैठ की जो समस्या बढ़ी, मैं उसमें विशेष तौर पर रोहिंग्याओं का उल्लेख करना चाहूंगा। मान्यवर, म्यांमार से अल्पसंख्यक समुदाय रोहिंग्याओं का भारत में अवैध प्रवास लगभग 25 साल पहले शुरू हुआ था। 2016-17 के दौरान म्यांमार में रोहिंग्याओं के खिलाफ जो हिंसा के बाद यह अनुमान लगाया गया कि लगभग 40,000 रोहिंग्या भारत में प्रवेश कर चुके हैं। रोहिंग्या आबादी का अधिकांश हिस्सा तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थानी आदि राज्यों में रहता है। अवैध प्रवासियों का पता लगाना, उनकी राष्ट्रीयता के सत्यापन के बाद उन्हें निर्वासित करना एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन मान्यवर, अगर कानूनों में ऐसे प्रावधान हैं जो कमजोर हैं तो उनके कारण कई बार उनका निर्वासन नहीं हो पाता। इसलिए इस विधेयक के अंदर कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। इससे संबंध में मैं कुछ मणिपुर और मिजोरम का भी उल्लेख करना चाहूंगा। मणिपुर में भी एक अवैध प्रवास की एक गंभीर समस्या के रूप में उभरा है ये, और इससे मान्यवर जातीय तनाव तो बढ़ता ही है, संसाधनों पर भी दबाव बढ़ता है। म्यांमार के साथ राज्य की 398 किलोमीटर लंबी सीमा पर अनियंत्रित घुसपैठ होती है। खास तौर पर चिन कुकी जो समुदाय के लोग जो 2021 के म्यांमार तख्ता पलट जैसी अशांति से भाग रहे हैं, अनुमान है कि 2023 के मध्य तक 40,000 से ज्यादा म्यांमार के नागरिक मणिपुर और मिजोरम में प्रवेश कर चुके हैं, जिनमें से अकेले मणिपुर में लगभग 5,801 अवैध प्रवासी हैं। ये घुसपैठ जो है जनसंख्या संतुलन को तो खतरा होता ही है, इससे देश की सुरक्षा को भी खतरा होता है। इसलिए माननीय सरकार निर्वासन और सख्त नियंत्रण की वकालत करती है, और इसीलिए इस विधेयक के अंदर कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। मैं इस संबंध में मिजोरम का भी उल्लेख करना चाहूंगा। मान्यवर, मिजोरम में अवैध प्रवासन महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है, जो म्यांमार के साथ इसकी 510 किलोमीटर की छिद्रपूर्ण सीमा और बांग्लादेश से निकटता के कारण है। 2021 के म्यांमार तख्ता पलट के बाद से 34,000 से ज्यादा म्यांमार के नागरिक, जिनमें से अधिकांश चिन कुकी जो जनजातियां हैं, संघर्ष से भागकर बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक से लगभग 2000 के साथ मिजोरम में शरण ली। मुक्त आवागमन व्यवस्था और मिजो के साथ जातीय संबंधों द्वारा सुगम बनाए गए इस प्रवाह ने जनसांख्यिकीय बदलाव, संसाधन तनाव और सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा की हैं। इसलिए मान्यवर, इससे और भी समस्याएं आई हैं। इससे जुड़ी हुई नशीली दवाओं और हथियारों के तस्करी के भी कुछ मामले उजागर हुए हैं। इसके साथ ही विदेशी भाड़े के सैनिकों द्वारा म्यांमार में पारगमन के रूप में मिजोरम का उपयोग करने की आशंकाओं को भी उजागर किया है। इसलिए मान्यवर, मोदी सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में इस विधेयक के माध्यम से विशेष प्रावधान किए हैं, क्योंकि 1940 का जो विदेशी अधिनियम था और 1920 का जो पासपोर्ट अधिनियम था, ये कांग्रेस के शासन में इनमें कुछ स्वतंत्र बातें छोड़ दी गई थी, जिनके कारण गैर कानूनी प्रवासी यहां पर देश के अंदर आते रहे और उनको रोकने के अंदर कोई विशेष कदम नहीं उठाए गए। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी की दृढ़ प्रतिबद्धता के कारण अंतर्गत सरकार ने इन पुराने कानूनों को सशक्त और आधुनिक कानूनी ढांचा देने के लिए ये विशेष प्रावधान किए हैं। मान्यवर, जैसा सबको पता है, 2014 के बाद से देश में 1500 ऐसे कानून जिनकी कोई देश में आवश्यकता नहीं थी, उनको निरस्त किया गया है। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं आपके माध्यम से सदन को, आजादी के बाद 64 वर्षों में केवल 1301 कानून निरस्त किए गए थे, जो अंग्रेजों के काल के थे, जिनकी देश में कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी सरकार ने, एनडीए सरकार ने 1500 से अधिक अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त किया, जिससे देश की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा एक इजाफा हुआ है। मान्यवर, इसमें मैं कुछ भारत सरकार द्वारा जो
भारत के सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनका भी कुछ उल्लेख करना चाहूंगा। सीमाओं की सुरक्षा के लिए मान्यवर कांग्रेस शासन के दौरान भारत और बांग्लादेश सीमा पर केवल 21 किलोमीटर की बाड़बंदी 17 महीनों में पूरी हुई थी। 1999 में स्वीकृत भारत चीन सीमा सड़क ICBR परियोजना वर्षों तक अटकी रही। इसके विपरीत मोदी सरकार ने मजबूत सीमा नियंत्रण को प्राथमिकता दी और पूरे 1643 किलोमीटर लंबे भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र की बाड़बंदी के लिए 31,000 करोड़ रुपए की परियोजना जो अब चल रही है वो देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें मणिपुर के मोरह में 10 किलोमीटर की बाड़बंदी पूरी हो चुकी है और 20 किलोमीटर की अतिरिक्त बाड़बंदी को मंजूरी मिल चुकी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की संवेदनशील सीमाओं पर नवीनतम प्रौद्योगिकी से युक्त समग्र एकीकृत सीमा प्रबंध प्रणाली भी लागू की गई है। मान्यवर 2018 से 2023 के बीच भारत चीन सीमा पर 2088 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया और इस निर्माण के लिए 15,470 करोड़ रुपए आवंटित किए गए सरकार द्वारा। और आज हमारी सेनाएं जैसे ही देश की सीमा के ऊपर कोई घटना होती है तो ऐसी शानदार सड़कें 4 लेन भारत के हर बॉर्डर तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी दूरदर्शिता की सोच के कारण हमारी सरकार ने ऐसे 4 लेन रोड सैनिकों के लिए बना दिए गए हैं कि देश की सुरक्षा को कहीं भी अगर कोई खतरा होता है तो 1 मिनट में वहां पर सेना पहुंच जाती है। इसलिए इस पर प्रावधान में इस एक्ट में जो प्रावधान किए गए हैं उन्हीं के अंदर मैं ये उल्लेख करना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो सुनियोजित जनसंख्या नीति थी, जिसके कारण एक वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए ये अवैध घुसपैठ को इजाफा देते थे और उसको स्वतंत्रता देते थे, तो उन चीजों के ऊपर बहुत बड़ी रोक लगाई गई है, क्योंकि यही विधेयक ये नागरिकता साबित करने का दायित्व को ये फिक्स करता है। और मान्यवर मैं इसमें जनसंख्या में क्या इसमें जो आया है फर्क है, विशेष तौर पर मैं आसाम का उल्लेख करना चाहूंगा कि भारत में जो ये प्रवासी कानूनों की को जो ढील रही, इसके कारण 1951 में असम में मुस्लिम जनसंख्या जो 24.68% से बढ़कर 2011 में 34.22% हो गई। 4 मुस्लिम बहुल जिले बन गए और लाखों संदिग्ध अवैध प्रवासियों के बावजूद ये IMDT के तहत 20 वर्षों में केवल 1,517 लोगों को निर्वासित किया जा सका। इससे कांग्रेस की जो अलीकुली बंगाली जो एक नारा इन्होंने लगाया था, उसके कारण आदिवासी चाय बागान मजदूरों और बंगालियों को संगठित कर असम की 126 में से 190 विधानसभा सीटों पर एक ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि वहां पर एक विशेष वर्ग का बहुमत बनाने के लिए एक षड्यंत्रपूर्ण योजना से काम किया गया। इसके बाद NRC जो लागू हुई और प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त जो बनाया गया, विदेशी नागरिक कानून संशोधन विधेयक आया और 2025 की आवर्जन अधिकारियों को जो बिना वारंट से गिरफ्तार करने की जो शक्ति प्रदान की गई, उसके बाद से मान्यवर 2014 से अब तक सीमा सुरक्षा बल द्वारा अवैध घुसपैठ की घटनाओं में भारी जो वृद्धि दर्ज की गई थी, उसमें 2018-23 के बीच 17,432 बंगाली देश घुसपैठियों को रोक दिया गया। पहले इस जटिल कानूनी प्रक्रिया के तहत वो गायब हो जाते थे और फिर पता ही नहीं चलता था कहां गए। और कांग्रेस ने यूपीए सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को कमजोर किया, वहीं मोदी सरकार ने उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करते हुए सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कानूनों को सशक्त बनाया और अप्रवासन बुनियादी ढांचे का जो आधुनिकीकरण किया गया है। मान्यवर मोदी सरकार ने भारत के अप्रवासन बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, जिसके तहत 2014 में 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र जो थे, आज बढ़कर 500 से अधिक वो पासपोर्ट सेवा केंद्र हो गए और पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को भी 45 दिनों से घटाकर जो 5 दिन में पूरा करने की प्रक्रिया कर दी गई। चलिए मान्यवर 1 मिनट में मैं सब समाप्त कर देता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये विधेयक जो है
पासपोर्ट और वीजा सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाता है, जैसा कि हाल ही में अमेरिका द्वारा भारतीय आवेदकों के लिए वीजा प्रसंस्करण में तेजी लाने के प्रयासों से स्पष्ट है। और ये विधेयक जो है ना, अप्रवासन वीजा विदेशी नागरिक पंजीकरण जो अधिनियम है, इसके तहत देश की सुरक्षा को सुदृढ़ और निश्चित बनाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।